बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि अभी कुछ देर पहले ही वज़ीर आज़म इमरान ख़ान गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू की है, बात की है। उन्होंने मुख्तलिफ जो अपनी कारकर्दगी के मुख्तलिफ पहलू हैं, मनसूबा जात हैं और जो इकॉनमी की सिचुएशन है उस पर बात की है, तो ओवरऑल उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है और बिलखुसूस गुज़िश्ता दिनों में मुसलसल ये ख़बरें आ रही थी कि पंजशीर के इलाके में शुमाली इत्तेहाद और अफ़गान तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें हो रही थी। तो आज ये ख़बर सामने आई है कि उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है और सूरत हाल पुरअमन हो गई है। अब इस पर भी बात करेंगे कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनती है और फिर ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की हिकमत अमली इस वक्त जो तालिबान की सूरत हाल है उसके बाद क्या है। आज वज़ीर आज़म ने भी उसका जिक्र किया और हमारे जो मुशीर हैं कौमी सलामती के वो यूसुफ साहब, उन्होंने भी बात की है। शाहतरीन साहब, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आखिरकार, आप मुसलसल ये शिकायत करते रहे हैं कि कोई कारकर्दगी नहीं, कोई कारकर्दगी नहीं। आज तो तकरीबन 1-1.5 घंटा वज़ीर आज़म जो है वो अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस बताते रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनाब किस तरह से हुकूमत जो मईशत डिफ़ॉल्ट कर रही थी, बैरूनी कर्ज़ों का कितना बोझ था, हमने किस तरह से आके उसको संभाला, IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी, फिर मुश्किल सूरत हाल का उन्होंने जिक्र, यानी आप सुन रहे थे वो तकरीर। ओवरऑल उन्होंने बातें की हैं। मैं पहले तो थोड़ा सा इब्तदाई तौर पर आपसे ये जानना चाहूँगा, जो मुआशी सूरत हाल का उन्होंने जिक्र किया और कारकर्दगी का जिक्र किया, क्या कहना है आपका इस पर? नकी साहब, मैं जब प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुन रहा था तो मैं मुस्कुरा रहा था। तो मुझे प्रोड्यूसर साहब ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने कहा अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो एतजाज़ नकी साहब अल्फाज की गोलाबारी मुझ पर करेंगे कि जी ये भी हो गया है, ये भी हो गया, और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं ये समझ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो हैं वो अपनी मुश्किलात बताएंगे। उन्होंने बताई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका आगे विजन कैसा होगा, आगे क्या करना है। देखें, उन्होंने ये तो बताया कि हमारे पास पैसे नहीं थे, चाइना ने हमें पैसे दिए, फ़लाँ ने दिए, सऊदी अरब ने दिए और फिर UAE ने दिए और फिर हम IMF के पास गए। तो उन्होंने ये नहीं इस कौम को बताया कि इस IMF से जान छुड़ाने के लिए उनके पास क्या फार्मूला है, ये IMF से हम कैसे जान छुड़ाएंगे, ये जो गुर्बत बढ़ रही है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आप मुझे बता दें, 156 मुल्क हैं मेरे ख्याल में जो अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट में मौजूद हैं, उनमें किसी एक मुल्क का आप मुझे नाम बता दें कि जनाब ये मुल्क है, इसमें कारखाने नहीं लगे, इसमें जो है पनाहगाहें लगी हैं और इसमें यतीम खाने बने और ये मुल्क तरक्की कर गया। कोई एक मुल्क मुझे बता दें। एक बात अफ्रीकी ममालिक, दूसरी बात ममालिक हैं सर, कौन सा अफ्रीकी ममालिक आप मुझे बता दें कि जहाँ पनाहगाह जिन्होंने तरक्की की और यूनाइटेड नेशंस के कैंप लगे हुए हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, मैं ये अर्ज करूँ ना, तो ये कोई तरक्की तो नहीं है ना जी। सही। अच्छा, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने तमाम जो गुफ्तगू की है, मुझे आज प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू सुनते हुए एक बात का बड़ा गुमान गुजर रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर को 1947 में इक़्तिदार मिल जाता तो वह आज 70 साल तक यही कहते कि अंग्रेज़ लूट के खा गए, अंग्रेज़ बर्बाद कर गए, अंग्रेज़ों ने ये कर दिया, हमने ये। भाई बात ये है, आपको पहली दफ़ा लाए लोगों को कानून के ताबे लाए, पैसे वालों को। क्या अब मियाँ नवाज शरीफ ने जो एहतसाब कमीशन बनाया था जिसका सैफुर रहमान चेयरमैन था, उसने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को 11 साल बंद नहीं रखा? वो सब ये कहा जाता था कि इनको कौन पकड़ेगा। तो बात यह है कि आपने शरीफ ख़ानदान को भी पकड़ लिया, वो शरीफ ख़ानदान चला भी गया यहाँ से, और जितने आपने नैब के केसेस बनाए वो सारे के सारे जब अदलिया में गए, आला अदालतों में गए, तो वहाँ उनके बख्शे उधेड़ दिए गए। और बल्कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब आसफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि हम बतौर इदारा ये समझते हैं कि जनाब ये जो नैब है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है। उनकी स्टेटमेंट है ना, बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने कहा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि हमने कार्ड दिए, हमने किसान कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड, वैसे उन्होंने कहा ये सूबों सर ये आप देखें, आप मुझे बताएं ये जो कार्ड देने का मतलब है, आप कार्ड दे रहे हैं लोगों को, आप मैं समझता हूँ जुल्म कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं बेहतर करते?
आप हॉस्पिटल का मयार तरीन साहब, ये तो सूबों का काम है ना। उन्होंने कहा ये कार्ड भी, हेल्थ कार्ड सूबे दे रहे हैं। नकी साहब आप देखें, आप सूबों सतह पर होगा ना सेहत का निजाम। आप सूबों की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सूबों में किसी और गवर्नमेंट है सिवाय एक सिंध के, बाकी तो उनकी हुकूमत है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, केपी में दूसरी बार उनकी हुकूमत आई है, बलूचिस्तान में जो है उनके इत्तेहादी हैं, बाप पार्टी वाले हैं। तो ये सारी उनके इत्तेहादी लोग हैं। एक सूबे में सिंध में नहीं करते, ना करें। आप बाकी हॉस्पिटल्स को ठीक करें। नहीं, सिंध को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं आप? सर वो तो सिंध में भी तो एक ऐसी हुकूमत है जो दूसरी मर्तबा है, बल्कि एक तवील अरसे से हुकूमत चली आ रही है। मेरी बात सुन, मेरा मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है यहाँ बजाय लोगों को कार्ड देने की अस्पतालों का स्टैंडर्ड इतना अच्छा कर दें कि किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम हो वो जाए हॉस्पिटल में और जाकर अपना इलाज कराए और अपने घर आ जाए, बजाय इसके कि जनाब वो कार्ड हो और फिर कार्ड हॉस्पिटल में दिखाए और हॉस्पिटल में ये करे। जनाब आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्यों लोगों को उस पर लगे हुए हैं कि लोगों को वो नोचें, और वो जो कार्ड लेके जाएंगे वो भी कौमी खजाने से पैसे जाएंगे ना उनको। आप क्यों ऐसा करते हैं? आप ये क्यों नहीं करते कि हॉस्पिटल का मयार बेहतर बनाएं? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं अनाउंस किया कि सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो सेहत पर है, नंबर 2 उसके बाद एजुकेशन पर है, बाकी बातें तो बाद में होगी ना। साहब ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना भाषण पेश किया है, ये माफ कीजिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। वो पुरानी उनकी तकरीरें सुनाते रहे हैं, जो वीडियो चलती रही है उनके पीछे, पुरानी उन्होंने सारी जो गुफ्तगू की है, ये वही गुफ्तगू है जो चंद रोज पहले उन्होंने लाहौर में की, और कहीं उनको मौका मिलता है वो यही कहते हैं पिछले चोर थे, पिछले डाकू थे। और आज अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का उन्होंने कम तारीफ़ की है जितनी उन्होंने अफगान की है कि तालिबान ये चाहते हैं, वो ताकतवर लोग हैं, वो इस तरह लड़ते रहे, वो इस तरह लड़ते रहे। और जो जनाब जो हम अफगानिस्तान के लिए जो हम करते रहे, जो जहाद अफगानिस्तान में हमने किया और हमारे मुल्क का जो ये हुआ, क्या उसका कोई क्रेडिट नहीं है? पाक फौज के किरदार को तो इब्तिदा में सराहा ना वज़ीर आज़म ने, उन्होंने पुलवामा वाक़या का जिक्र किया, दीगर उनकी कारकर्दगी का। पाक फौज के अलावा इस कौम ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ना, पाक फौज ने तो बहुत ज़्यादा दी हैं, ठीक है, और उनका दहशतगर्दों का खात्मा भी पाक फौज ने किया है। लेकिन क्या इस कौम के बच्चे नहीं मारे गए? क्या ये जो प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं बात क्यों नहीं की कि जो पेशावर में स्कूल में हमारे बच्चों का कत्लेआम हुआ था, उस कत्लेआम में जो लोग मुलव्वस थे वो अफगान हुकूमत ने छोड़ दिए उनको, वो कहाँ गए हैं? वो जेलों के दरवाजे खोल दिए। वो तो हुकूमत ही नहीं रही ना अफगानिस्तान में। सर जेलों के दरवाजे तो इन्होंने खोले हैं ना, जेलों के दरवाजे तो इन्होंने खोले हैं ना, तालिबान ने खोले हैं, मैंने और आपने तो नहीं खोले ना। आज तो वो नहीं करवा रहे हैं ना हमें। मैं ये समझता हूँ उनकी सरजमीन टीटीपी के लिए इस्तेमाल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि 3 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है, जो मैं मतलब ये चल रहा था कि शायद वो आएंगे एक प्रोग्राम देंगे और बताएंगे कि हमने मुश्किलात का इस तरह सामना किया और आगे ये करना, उन्होंने कोई फ्यूचर का प्लान नहीं दिया। सजाद तरीन साहब, आप ये फ्यूचर, वो तो आइंदा के विजन पे बात कर रहे होते ना। आज तो वज़ीर आज़म ने अपने गुज़िश्ता 3 साल कारकर्दगी का जिक्र करना था और उसी का ही जिक्र किया। आप आइंदा के विजन की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये 3 साल क्या कारकर्दगी है? गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, हेल्थ का जो हशर हुआ वो हमारे सामने है। कोरोना आने के बाद जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल हुई वो आपके सामने। कौन सी कारकर्दगी? आप मुझे बताएं, इस गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी कारकर्दगी है नकी साहब जो आप कहेंगे जी ये काम तो इन्होंने बहुत किया? कल ही हमने प्रोग्राम किया ना, तो आपने खुद ही मुझसे पूछा कि 37 दवाइयां बढ़ा दी गई हैं जिनकी कीमतों में इजाफा। 37 तो हम कह रहे हैं, मार्केट में जाके देखें, वो सारी दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है जी। और जो मेडिसिन बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं, वो सब 2 नंबर मेडिसिन यहाँ बन रही हैं और मेडिकल स्टोरों पे बिक रही हैं। वो कह रहे हैं हमने डैम्स का उन्होंने जिक्र किया। जनाब डैम्स हम बने 2025 तक जो है ना वो मोहम्मद डैम भी बन जाएगा। इस मुल्क में माजी की हुकूमतों ने डैम नहीं बनाए, हमने बनाए हैं। वो अपनी कारकर्दगी का जिक्र कर रहे हैं ना, मनसूबा जात का आप कह रहे हैं। अच्छा, कार्ड, किसान कार्ड, ज़ाहिर है आपको पता है कि किसान के बड़े मसाइल रहे हैं हमेशा से। वो जो सब्सिडी मिलती थी वो भी जो मिडल मैन था वो खा जाता था। अब ये है कि किसान जब वो कोई खाद लेगा या जितनी भी उसकी रिसोर्सेज हैं अपने ज़राअत के लिए वो लेगा, तो उसमें कार्ड में उसको ऑटोमेटिकली सब्सिडाइज हो जाएगा, वो किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। मेरे ख्याल में ये अच्छे इक़दाम हैं। देखें मेरी बात सुने, बात ये है कि आप ये कार्ड्स का निज़ाम ही क्यों बनाते हैं? आप निज़ाम ऐसा बनाएं। क्या चाइना ने, प्राइम मिनिस्टर चाइना की बहुत जिक्र करते हैं कि चाइना ने क्या चाइना ने कार्ड बना के ही तकसीम की है, ठीक है। आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते कि जनाब लोगों को जो आप सब्सिडी मिल रही है, जो लोगों को आप चीज़ें देना चाहते हैं वो मिलें।
कौन सी आप मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं बताया कि ये जो चीनी माफिया था, शुगर माफिया था, इनको हम नहीं पकड़ सके? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं बताया कि पेशावर मेट्रो में जो कुछ हुआ उस पर अभी तक उनके लोग नहीं पकड़े गए? देखें, बात ये है, प्राइम मिनिस्टर को ये कहना चाहिए था। पंजाब में मुस्लिम लीग नून से 10 अरब रुपए रिकवर किए हमने, हम ताकतवर को कानून के शिकंजे में लेकर आए हैं। आप किसी दिन प्रोग्राम रखें, ये आपने जो 10 अरब की बात की, आप किसी दिन प्रोग्राम रखें। मैं उस वक्त बतौर रिपोर्टर जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को कवर करता रहा हूँ। चौधरी निसार अली खान पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन थे। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा, वो तो असम्बली रिकॉर्ड पर हैं, वो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊँगा, मेरे पास पड़े हुए हैं कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसके चेयरमैन जनाब चौधरी निसार अली खान साहब थे, उसने कितने अरब जमा किए। ये कौन सी बात है भाई? आप ये तो बताएं कि आपने जमा किया, तो जो आपने मुकदमात पर लगाए, जो नैब के अखराजात हुए, जो नैब के लोगों की तनख्वाहें दी गई, जो उनकी मराहत दी गई, उसमें कितने अरब गए? चले इस पे भी मजीद भी बात करते हैं। ये एहतसाब चूंकि बड़ा नारा था ना, आज उन्होंने बड़ा टाइम दिया है, इस बात पे भी उन्होंने जिक्र किया है, बाकी कारकर्दगी जिक्र किया, उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की, 3 साल कारकर्दगी का जिक्र किया। जातरीन साहब, बहुत से मौज़ूआत, इकॉनमी ज़ाहिर है एक बड़ी बुनियादी बात थी जिस पे हमने इब्तिदा में बात की, IMF को उन्होंने जिक्र किया, बाकी भी, लेकिन अपनी दीगर पॉलिसी जिसकी दुनिया ने बड़ी तारीफ़ की, एक तो लॉकडाउन के हवाले से ज़ाहिर है कोरोना की सूरत हाल पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हम पहले ही मुश्किल में थे, हम मुश्किल से निकल रहे थे कि पुलवामा वाक़या हो गया, पुलवामा के बाद फिर कोरोना की सूरत हाल ख़राब हो गई, लेकिन जो कोरोना पर पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन की, उसको दुनिया भर में सराहा गया। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये वाक़या जो उन्होंने बताया कि जी वो वाक़या हो गया, ये हो गया, इसमें देखें लीडरशिप यही होती है कि जब मुश्किलात हों आपने खड़ा हो जाना है। क्या जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और एक वाक़या हो गया था इंडिया में, वो ताजमहल होटल और कई जगह पे फायरिंग और आग और ये, तो उस वक्त नहीं लीडरशिप खड़ी थी? ये तो नहीं उन्होंने किया कि 37 दवाइयाँ और बढ़ा दी गई हैं। सर, बात ये है कि लीडरशिप का टेस्ट उसी वक्त होता है जब मुल्क और कौम मुश्किलात का शिकार हो, जब मुल्क और कौम किसी परेशानी में हो और लीडरशिप उसको वहाँ से निकालती है। तो ये तो सर आज आप गुफ्तगू करते हुए खुद इमरान खान लग रहे हैं। आज उन्होंने यही तो बात की है, उन्होंने कहा लीडर वही होता है, और मैंने कई मुश्किलात देखी हैं। मैं अर्ज़ करूँ ना कि वो उन्होंने सारी ज़िंदगी मुश्किलात क्रिकेट के देखी हैं। क्रिकेट के मैदान की मुश्किलात जो में 11 लोगों की मुश्किलात होती हैं, यहाँ 22 करोड़ लोग हैं जी। और ये जो है ना कि दुनिया ने हमारी तारीफ़ की, मुझे इस बात से समझ नहीं आती कि हमारा हुक्मरान अशराफिया जो है, ये वो इसाक डार साहब तो मूडीज़ ने हमारी तारीफ़ कर दी, फ़लाँ ने हमारी तारीफ़ कर दी। भाई IMF के मुतलका इदारे आपकी तारीफ़ करते रहें, भला करते रहें कि जी आपकी माशी हालत बेहतर हो रही है। आप ग्राउंड पर तो देखें कि कितनी गुर्बत हो गई है, बेरोजगारी हो गई है, और लोगों के साथ क्या हो रहा है। यही मुश्किल है ना जिसका वो जिक्र कर रहे थे। ये जो मुश्किल है, इस मुश्किल का उन्होंने कोई हल बताया कि आने वाले से जल्द निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? बस वो तो आज भी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। वो यही कह रहे हैं ना, घबराए नहीं आप। और PTI की आपने अभी कहा लीडर घबराता नहीं है मुश्किल सूरत हाल में, लेकिन अवाम का ये हाल तो नहीं होना चाहिए ना जो हो गया है। देखें, मैं आपको बताऊं नकी साहब, बात ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब मुल्क मिला तो मुल्क टूटा हुआ था, ठीक है। 90,000 कैदी, काफ़ी हमारी ज़मीन जो है वो इंडिया कब्ज़े में आ गई थी। वो एक टूटे हुए मुल्क को उस आदमी ने खड़ा किया, और 3-4 सालों में वो मुल्क को ऐसी सूरत हाल पे ले आया। अगर ज़िया-उल हक आके शब खून ना मारता तो मुल्क बहुत आगे जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो जब से आए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ डाकू, आसिफ जरदारी डाकू ख़ानदान, लूटने वाले ख़ानदान, इसके अलावा उन्होंने कौम को क्या विजन दिया। उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले ये कहा कि जनाब ये है असद उमर। आज उन्होंने ये बात नहीं कही कि मैंने असद उमर को क्यों निकाला, उन्होंने ये बात नहीं कही कि मैंने हफीज़ शेख को क्यों निकाला, ठीक है। ये वज़ीर ख़जाना लेके आए थे ना, उन्होंने कहा जी ये असद उमर है, IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकशी कर लूँगा। आज उन्होंने क्यों नहीं बताया कौम को कि यार IMF के जाने के पास ये वजह थी, और अब हम IMF से अपनी जान छुड़ाने के लिए ये प्लान कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मुखालिफिन पे तो तनकीद की जाती है ना। आपने भुट्टो साहब का हवाला दिया शेख मुजीब पे, वो तनकीद करते रहे उस वक्त, जाहिर है वो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, मैं अलग बात है, लेकिन मैं ये कर रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 3 साल में मुल्क को खड़ा कर देना चाहिए था ना। बात ये है कि आप इनको अगले 5 साल भी दे दें, ठीक है, और उसके बाद आप यही तकरीरें सुन रहे होंगे
कि जी हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मेडिसिन क्या, जो मेडिसिन बनाना छोड़ दे, कल को वो कहें जी शुगर वाले के जी हम चीनी नहीं बनाते क्योंकि हमें जो है ना इस रेट पे वारा नहीं खाती, तो आप उनको कहेंगे 150 रुपये किलो कर दो। ये कोई बात है? हुकूमत पॉलिसी बनाती है कि भाई इसमें आपने आमद दरामद करना है और ये मेडिसिन सस्ती देनी है आपने। 37 दवाइयाँ और जिनमें जान बचाने वाली दवाइयाँ वो महंगी हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कोई प्लान बताया कि जनाब हम ये करेंगे और आइंदा आने वाले 2 सालों में जो हमारी हुकूमत के बाकी बच गए हैं उसमें ये मेडिसिन के रेट नीचे आएंगे। चीनी के रेट जो बढ़ गए हैं, जो उन चोरों डाकों के ज़माने में थे, उससे हम नीचे लाने के लिए ये प्लान हम कर रहे हैं और उस प्लान के तहत हम ये करेंगे। काश्तकारों को उन्होंने जिक्र किया कार्ड का कि हमने ये किया, उन्होंने ये बताया कि ये क्या प्लान है हमारे पास जिससे हमारा ज़राई मुल्क है गंदम नहीं होती, ज़राई मुल्क है कपास नहीं होती, ज़राई मुल्क है चीनी नहीं होती, चीनी बाहर भेज देते हैं फिर उधर से आ जाती है। ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने बताई हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मियाँ नवाज शरीफ को आप जो मर्जिया कहें, डाकू कहें, चोर कहें, जो मर्जिया कहें, जब प्राइम मिनिस्टर उनको डाकू चोर कहते हैं आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन उन्होंने मोटरवे बनाई, उन्होंने मेट्रोज बनाई, प्रोजेक्ट्स दिए, उन्होंने लैपटॉप का मंसूबा लेके आए, बच्चों को लैपटॉप दिए। जी जी, शहबाज शरीफ साहब। आप ये कहें कि उसमें करप्शन हुई, उसमें ये वो हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन अवाम को कुछ ना कुछ तो दिया। आपने क्या दिया? अच्छा, 3 साल में आप मुझे बता दें। कार्ड दिए, कर्ज दिए, नौजवानों को जिक्र करें ना, नौजवानों को कर्ज दिए, पनाहगाहें दी। इसके अलावा उन्होंने पेशावर वाली जो मेट्रो मंसूबा उनका है वो उन्होंने दिया, उसमें था। वो अच्छा, आप पिछले में था। मेरा एक और बात सुने ना सर, डैम्स का वो जिक्र कर रहे हैं, डैम्स दे रहे हैं, बिजली उससे सस्ती होगी आने वाले दिनों में। ज़ाहिर आज फौरी तौर पर तो होनी नहीं है। इसी तरह जो इकदाम, अच्छा सयाहत के शोबे को उन्होंने आकर खड़ा किया है, ऑपरेशनल किया है, और आज तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये जिक्र किया है कि सयाहत के शोबे को अगर सही तरह से हम यूटिलाइज कर लें तो हमारे सारे कर्जे भी उतर जाएंगे। अच्छा, अब आप ज़रा सुन लें मेरी बात। यकसा तालीमी निसाब का जिक्र किया उन्होंने। ये जो टूरिज्म को बहुत वो कर रहे हैं आपको पता है कि टूरिज्म ऐसे नहीं चलता कि पहाड़ी इलाकों पे आप जो है स्पॉट बना दें और कहें लोगों को आप आएँ यहाँ घूमें फिरें। ये उसकी कोई और लवाजमात भी होती हैं। क्या वो जो दीगर लवाजमात हैं, जो लोग बाहर से आते हैं एक कशिश महसूस करते हैं, क्या उनकी आप इजाज़त दे रहे हैं? क्या वो जो मशरूबात हैं उनको आप ओपन कर रहे हैं? क्या वो लोगों को क्या चीज़ आप दे रहे हैं सिवाय ये कि आप वहाँ चले जाएं, जी हमारे उस इलाके में चले जाएं, वहाँ चले जाएं। आप सयाहत को सिर्फ मशरूबात से ही कंडीशन कर रहे हैं। देखिए मैं तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सर, मैं तमाम चीज़ों ये बता रहा हूँ, तमाम चीज़ों की ये बता रहा हूँ। देखें ये जो उन्होंने कार्ड्स दिए ना, ये कार्ड्स कोई हल नहीं है मसाइल का। हमारे आप बताएं 22 करोड़ लोग हैं, कितने लोगों को कार्ड दिए हैं यार? मैं ये कह रहा हूँ आप स्कूल अच्छे करें, आप यकसा निसाब की बात कर रहे हैं ना, बड़ा बुनियादी मसला है इस मुल्क का, तबकाती निज़ाम। नकी साहब, यकसा निज़ाम तो हो गया, लेकिन स्कूल की बिल्डिंगें आप चले मेरे साथ सरायकी वसेब में और देखें डेरा गाजी खान में क्या हालत है, राजनपुर में क्या हालत है, मुजफ्फरगढ़ में क्या हालत है। ये स्कूल की जो बिल्डिंगें हैं, वहाँ अच्छा स्कूल बनाना, अच्छी बिल्डिंग बनाना, अच्छे बच्चों को बाथरूम बना के देना, अच्छा माहौल बनाना, ये भी उसमें है या नहीं? यकीनन है। ठीक है ना? इस पर कोई काम हो रहा है? आप मुझे बताएं कहीं कोई काम हो रहा है? खुद चीफ मिनिस्टर के हल्के में आपने पिछले दिन देखा जो रिपोर्टें आ रही हैं कि तौसे में क्या हालत है स्कूलों की। तो बात ये है कि ये कार्ड्स जो हैं ये हल नहीं तो बड़ा काम कर रहे हैं वज़ीर आला साहब का हल्का है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। जी हाँ, वो तौसे को सुना है लाहौर बना रहे हैं। वहाँ पे भी ATM पहुँच गई हैं जहाँ पे पैसे निकलवाने वाले नहीं होते। हाँ जी, इस हद तक तरक्की क्या बात है जी। मैं समझता हूँ तौसे को वो बना रहे हैं अपना, क्या नाम है, लाहौर बना रहे हैं। वो एक खाली सा कोई मकान था उनकी, कोई हमशीरा का वो कोई केस आया था, बहरहाल चूँकि अभी वो तस्दीक करना बाकी है, तो वहाँ पे उन्होंने ATMs के हवाले से बाकी दीगर एवेन्यूज़ भी वो खोल रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक पॉलिसी दी जाती है सर सारे लोगों के लिए। ये जो कार्ड्स हैं आप अपने लोगों को दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखें जब प्राइम मिनिस्टर कोई बंदा बनता है ना, तो वो किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो सारे लोगों का होता है। सही, ठीक है। अब क्या जो बाकी लोग हैं जिसमें अपना क्या नाम है बाकी पार्टियाँ हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो कारकुन हैं, उनको जो मतलब वो फॉलोअर हैं, उनके लिए भी तो कार्ड्स होने चाहिए ना। आप 22 करोड़ लोगों को कार्ड देंगे, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि 22 करोड़ लोगों की आप ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अस्पताल अच्छे कर दें, स्कूल अच्छे कर दें, उनके लिए रोज़गार के कोई मौके पैदा कर दें, उनके कोई और चीज़ें कर दें?
ठीक है, ताकि उनको रोजगार मिले, उनके लिए माहौल बेहतर कर दें। ये कार्ड्स का जो ड्रामा है ये नहीं चलेगा, ये जो कार्ड्स हैं ना ये नहीं चलेंगे। चले कार्ड्स को तो आपने रिजेक्ट कर दिया ना, आप समझते हैं कि ये अच्छा नहीं है। देखें ना कार्ड से मुआशरे तरक्की करते हैं, सही, ना जितने मुआशरे ने तरक्की ना लोन से, ना तरक्की नहीं। देखिए लॉन्स का एक और तरीक़ाकार है, तो दुनिया भर में लॉन्स जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते हैं भाई। ये हमारे दोस्त हैं अरसलान खोकर साहब, अकादमी में प्रोग्राम करते हैं, किसी दिन उनको बुला लें, उनको पूछें कि लोन तो आपको वहाँ मिलेंगे ना जहाँ आपकी कोई आमदन होगी, कोई जरिया आमदन आपका होगा, आपकी कोई आमदन बढ़ेगी तो आप कर्जा लेंगे। यहाँ लोग 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही लोगों की, वो कहाँ से कर्जे लेंगे बैंकों से? और बैंकों ने जो शराइत पूरी कर रखी है उनके लिए तो पनाहगाह बना दी ना, उनके लिए तो पनाहगाहें हैं ना जिनकी 2 वक्त की रोटी नहीं। दुनिया में कौन सा बाकियों के लिए लोन है जो काम करना चाहते हैं? मुल्क है जिसने पनाहगाहें बनाई और तरक्की की हो? यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पनाहगाहों से लोगों को आप रोटी तो दे सकते हैं, सही, लेकिन पनाहगाहों की बजाय आप उनके लिए रोजगार का क्यों नहीं बंदोबस्त करते? आप उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करें ताकि आपको पनाहगाहें ना बनानी पड़े। और पनाहगाहें क्या 22 करोड़ लोगों के लिए आप बनाएंगे? खुद प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन कहा ना कि जागीरदार तो 26,000 सारे हैं, बाकी जो लोग हैं जो गरीब आदमी हैं बिल्कुल सही, इस मुल्क में जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, उन गुर्बत से उनको निकालने के लिए अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई फार्मूला नहीं दिया। असास प्रोग्राम की बहुत बात करते हैं, वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चले। अभी तो वो गुज़िश्ता पे बात कर रहे थे ना, मेरे ख्याल में जैसे आप तजवीज़ दे रहे हैं, आप वो आइंदा के विजन पे भी एक तकरीब रखें कि आइंदा के लिए क्या कर रहे हैं। वो एक ऐसी खिताब होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। आइंदा 2 साल जो हैं जी, और नकी साहब आप बहुत पूरी उम्मीद हैं कि ये 2 साल में कुछ करेंगे। मैं आपको ये बता दूं, जो 3 साल की इनकी कारकर्दगी रही है ना, अगले 2 साल में भी यही होगी। और एक और बात, आखिरी बात, क्योंकि मुझे पता है आप कोई और भी बात करना चाहते हैं, मेरी आखिरी बात ये ब्रेक की तरफ बढ़ना है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये जो अगले जब IMF के पास जाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ बिजली, पेट्रोल और बाकी महंगाई कितनी आती है। बिल्कुल सही है, मजीद भी इस पे आंदा उसमें भी बात करते रहेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हैं। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि काबुल एयरपोर्ट के मशरकी गेट पर धमाका हुआ है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक 2 धमाकों की खबरें हैं और इसे खुदकुश धमाका करार दिया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि उसमें अब तक 13 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ज़ख्मियों में तालिबान के सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और 3 अमरीकी फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये ताज़ा तरीन खबर है, इसी से ही बात आगे बढ़ाते हैं। ज़ियाद तरीन साहब, आपके इल्म में काबुल एयरपोर्ट बड़े सेंसिटिव सिचुएशन हुई थी गुज़िश्ता कई दिनों से, और उस पर तालिबान भी स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अफगान तालिबान, और ज़ाहिर है वो इस वक्त हुकूमत बना चुके हैं। और दूसरी जानब अमरीका भी खदशात का इज़हार कर रहा था, और आज जो है वो सूरत हाल सामने आई है। मैं समझता हूँ ये जो आज धमाका हुआ है ये, और वहाँ पर जो कत्लेआम हुआ है, जो गोलियाँ मारी गई हैं अमेरिकन फोर्सेस ने लोगों को, और धक्कमपील में जो लोग फौत हुए हैं, मार गए हैं, ये सारी जिम्मेदारी अमेरिका पे जाती है। क्योंकि अमेरिकन्स ने वहाँ से निकलने के लिए जो प्लान बनाया था उसका मुतबादल वहाँ कोई ढांचा नहीं बनाया कि आखिर हमने वहाँ से जो जाना है वो उसके बाद कौन वहाँ सूरत हाल कंट्रोल करेगा और जाने का तरीक़ाकार क्या होगा। और आप देखें लोग जहाज़ से गिर के मर गए हैं। यार नकी साहब, आप मुझे बताएं, क्या महज़ब दुनिया में ऐसा होता है कि आदमी लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वो जहाज़ के ऊपर सवार हो गए हैं और ऊपर गिर गए। अच्छा, ये जिम्मेदारी यकीनन अमेरिका पर, आप जैसे कह रहे हैं, आयद होती है कि उन्होंने कोई प्लान नहीं दिया, यकीनी तौर पर उन पर आयद होती है जिस अंदाज में वो गए हैं। लेकिन अवाम में क्यों इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि इतनी धक्कम-पेल पैदा हुई? मैं ये समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह ये है कि अवाम खौफज़दा हैं तालिबान की पॉलिसियों से, जो उनकी साबका पॉलिसियाँ थी। अभी भी कुछ इतलात हैं कि कुछ जो अमेरिका के लिए जो लोग जो काम करते नहीं हैं उनको मतलब मारा गया है, कईयों को कत्ल कर दिया गया है, ऐसी इतलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान से। मैं ये समझता हूँ कि अवाम खौफज़दा उस पॉलिसी से हैं जो तालिबान की पॉलिसी है। देखें, तालिबान ने ये कहा कि हम ऐसा आएंगे और ऐसे दाखिल होंगे जैसे फ़तह मक्का के बाद मुसलमान आए, तो उन्होंने और आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। अगर इतना ही पुरअमन आए तो लोग क्यों खौफज़दा हैं? लोग इसलिए खौफज़दा हैं कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वहाँ से सारे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं एतमाद नहीं किया जा रहा, इन पर एतमाद नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये काबिल एतमाद लोग नहीं हैं। ये इसलिए कि ये मानते ही कुछ नहीं है। जैसे आज आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अफ़गान कौम बहुत बहादुर है और तालिबान ने बहुत लड़ाई की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये भी बताना चाहिए था
कि इन तालिबान की लीडरशिप, अफगान लीडरशिप के दरमियान एक मुआहदा हुआ था मक्का में, हरम शरीफ में बैठ के एक मुआहदा किया गया था, लेकिन अब भी वो वहाँ से वापस नहीं आए थे तो यहाँ कत्लेआम शुरू हो गया था। ठीक है, पुरअमन नहीं रहे थे ये लोग। नहीं, वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि आज अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट में शामिल करेंगे, तो उनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही? ये सवाल उठाया आज वज़ीर आज़म। मैं आपको अर्ज़ करूँ, उनकी बात इसलिए नहीं मानी जा रही कि जिस तरह आम आदमी, आम अफ़गानी उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, उनसे खौफज़दा है, इसी तरह बाकी लीडरशिप जो है, जो वहाँ पर मौजूद है और जो अपने इलाकों में अपनी मैटर करते हैं, लोग अफ़गानिस्तान में मैटर करते हैं, वो लोग उनकी पॉलिसियों पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, कि इनका माजी का जो रिकॉर्ड रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। जो बार बार ये कहते रहे लोगों को कि आप ना जाएं, लोग ना जाएं, लेकिन वो लोग उसके बावजूद जाते रहे। यानी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, वार्निंग दी गई, बरतानिया की तरफ से ये वार्निंग दी गई, अपने शहरियों को कहा गया कि एयरपोर्ट की तरफ ना आए, कोई धमाका हो सकता है, वो हो गया ना आज। तो बात ये है कि इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये अब सारे तालिबान जो नारे लगाते फिर रहे हैं कि हमने अफ़गानिस्तान पे पूरे का कब्ज़ा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, ये कर लिया है, तो अब वो उस जगह पर जिस जगह पर रश है, हंगामा है, लोग भाग रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह ये है वो देनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ के लोगों को एतमाद देना चाहिए था। वहाँ के लोगों को एतमाद नहीं दिया गया, उनको नहीं बताया गया कि भाई आप रुकें यहाँ, हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब कल जो आप इल्म में है जो हम सुन रहे थे, उन्होंने बाकायदा कहने से और अमल करने से फर्क है। अमल की बात उसमें ये एक डेवलपमेंट आज सामने आई है कि आपको पता है पंजशीर में शुमाली इत्तेहाद और तालिबान के दरमियान झड़पें हो रही थी। तालिबान भी मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, शुमाली इत्तेहाद भी कह रहा था कि मुज़ाकरात की टेबल पर आए, और आज उनके दरमियान ये दावा किया गया तालिबान हुकूमत की जानिब से कि उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है और अमन कायम हो गया है। तो अमली तौर पर भी एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है ना, उसके बाद ये वाक़या हुआ। मैं आपको अर्ज करूं, अगर ये एग्रीमेंट हो गया है, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये एग्रीमेंट हो गया, इस पर अमल दरामद भी होता है या फिर वहाँ कत्लेआम होता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान की जो माजी की पॉलिसियाँ हैं ना, वो लोगों के जहन में हैं। ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चे लेके, आपने देखा एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, और कई वीडियोज़ आपने देखी हैं कि गर्मी के वजह बच्चे निढाल हैं, उन पर पानी डाला जा रहा है। ये क्या, ये खौफ है? खौफ है, ये वो खौफ है तो एग्जिस्ट करता है। इस खौफ को दूर करने के लिए, इस खौफ को ख़त्म करने के लिए अफ़गान लीडरशिप जो है, जो तालिबान लीडरशिप है, वो कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर पाई जिससे लोगों के अंदर ये खौफ ख़त्म हो और लोग बजाय अमेरिका जाने के, मुल्क से भागने के, वो कहें कि नहीं, हमने अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क को तरक्की देनी है और अपने मुल्क में काम करना है। ये उसी वक्त होता है नकी साहब, जब आपको आपकी गवर्नमेंट पर एतमाद हो, आपको पता हो कि ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही कि इनके पास कोई आइन नहीं था, इन 2 साल हो गए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई आइन बना के देते कि जनाब ये अबूरी आइन होगा, ये अबूरी ढांचा होगा, इस तरह हम करेंगे। देखें बात ये तालिबान लीडरशिप तो खुद 20-20 गनमैन लेके और 40-40 गनमैन लेके घूम रहे हैं। वो आपके गनों के साथ कौन आपसे इख्तलाफ करेगा? उसे पता है कि इख्तलाफ करने का फिर नतीजा क्या होगा। इसी लोग भाग रहे हैं। जब तक इनकी पॉलिसियाँ ऐसी नहीं होंगी कि लोगों को एतमाद आ जाए कि ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई लिबास पहनने की कोई पाबंदी नहीं होगी, उनको घूमने की कोई पाबंदी नहीं होगी, ख़वातीन जिस तरह काम कर रही हैं वो काम करती रहें। इस पे भी बयानात आए हैं ना, यही तो सवाल है। इस पे तालिबान लीडरशिप की जानिब से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि ख़वातीन पर कोई जबर व तशद्दुद नहीं है, वो जिस तरह का लिबास पहने हम किसी किस्म का उस पर जबर नहीं करेंगे। ये इस नौयत की स्टेटमेंट सामने आ रही है ना, इस वजह से देखें ये बयानात की बात नहीं है, ये बात ये है कि आप उस पर अमल करें, जिस पर आप ऐसे इक़दाम करें जिस पर लोग यकीन करें कि ये जो बंदे बात कर रहे हैं, ये जो लीडरशिप बात कर रही है, इस पर अमल भी करेगी। ऐसा नहीं है। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि अफ़गानिस्तान में बसने वाले तमाम लोग जो हैं, चाहे वो किसी फ़िरके से हैं, चाहे वो अक़लियत में हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और यकसां सबके साथ सलूक किया जाएगा, ये कहा जी। इस पर उनके जो मानने वाले हैं तालिबान के जो नीचे कारकुन हैं, उन्होंने अमल किया। क्या आपने मुख्तलिफ झंडे लगे हुए वहाँ उतरते हुए नहीं देखे? वीडियोज़ नहीं आई वहाँ? नहीं, फिर उसके बाद उसको माफ़ी भी की गई। और बात इस तरह नहीं है। बात ये है
कि जो आप आवाम कहें, को एतमाद दिलाएं, एतमाद दिलाएं, और एतमाद उसी वक्त आएगा कि जो आप कहें उस पर फिर आप अमल दरामद कराएं कि जनाब ये हमने कह दिया और ये ऐसा ही होगा। आज तक लोग भाग रहे हैं और ये एयरपोर्ट का इंतजाम नहीं संभाल सके, एयरपोर्ट पर लोगों को रोक नहीं सके, उनको यकीन नहीं दिला सके यार बाहर ना जाएं, आप इधर रुकें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, हम आपके ज़ामन हैं, हम आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नहीं, इनकी बात पर लोग यकीन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ब्लास्ट हो गए हैं, लोग मारे गए, लोग मौत कबूल कर रहे हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे। ये बिल्कुल ये बड़ी सूरत हाल अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में इस वक्त अफगान तालिबान को अपनी आवाम को यकीनी तौर पर एतमाद दिलाना होगा। एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।